ठीक है, स्टार्ट हो गया, चलो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आवाज़ बड़ी कम आई है, एग्ज़ाम का टाइम है शायद। ठीक है, हाँ, तो हम यहाँ पर गैदर हुए हैं पेपर प्रेजेंटेशन सेशन के लिए। यहाँ पर जितने स्टूडेंट बैठे हैं वो इंशाल्लाह मार्च में आप अपनी ज़िंदगी का पहला बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हैं, बराबर है। बोर्ड का पेपर बाकी पेपर से अलग दो बातों की वजह से मेनली होता है। पहली बात, इसका क्वेश्चन पेपर बनाने वाला एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको पता नहीं होता कि कौन है। आज तक आपने जितने पेपर दिए वो आपकी स्कूल में बने थे। दूसरी बात, आपने जितने पेपर दिए वो चेक कहाँ हुए? आपकी स्कूल में चेक हुए, बराबर है। जब आपकी स्कूल में पेपर चेक होता है तो उसके अंदर आपको आपके टीचर को कुछ बातें मालूम होती है। क्या? आपका नाम, आपका रोल नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बिहेवियर और आपका पास्ट परफॉर्मेंस मालूम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम का दौर था तो जो बच्चा कभी 100 में से 30 लाता था वो 100 में से 90 लाने लगा, तो टीचर को ये तो पता होता था कि भाई कुछ गड़बड़ है, बराबर। पेपर आता है तो आपका नाम होता है और ये तो पता होता है कि भाई ये बच्चे की कैपेसिटी इतनी है लिखने की, है ना। पर बोर्ड एग्ज़ाम में ये सिनेरियो काफ़ी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी को मालूम होगा आपका पेपर बनाने वाला कौन है, आपको नहीं पता। हर सब्जेक्ट के 4 सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर के, उन चारों में से रैंडमली आपको कोई एक पेपर आता है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर चेक करने वाला कौन होगा या कौन होगी, आपको पता है? नहीं पता। आप और उनको भी ये नहीं पता कि वो किसका पेपर चेक करें, ये तो मालूम है ना आपको। आपका नाम, सीट नंबर, नेम, रिलीजन, कास्ट सब छुप जाता है, बराबर। तो उनको भी नहीं पता होता है कि मैं किसका पेपर चेक कर रहा हूँ। उन्हें नहीं मालूम वो स्कूल के टॉपर का पेपर चेक कर रहे हैं या लास्ट बेंचर वाले का चेक कर रहे हैं, या ऐसे एवरेज स्टूडेंट का पेपर चेक हो रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उन्हें तो नहीं पता होता एक अनजाने आदमी के पास क्या जाने वाला है, आपका पेपर जाने वाला है, बराबर है। अगर उसके पास आपका पेपर जाने वाला है और कुछ भी नहीं, तो सबसे बेहतर चीज़ आपको क्या करनी है? पेपर को प्रेजेंट करने आना चाहिए, बराबर। अब हम क्या समझते हैं पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर, पहले मैं वो बताता हूँ। हम में से कई लोग पेपर प्रेजेंटेशन को इक्वलाइज़ करते हैं अच्छी हैंडराइटिंग से। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है उसका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है। नहीं, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता ही नहीं है। तो जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है थोड़े से खुश हो जाओ, ठीक है। और जिनकी हैंडराइटिंग अभी अच्छी नहीं है, अभी हो भी नहीं सकती अच्छी, अगर आपके पेरेंट्स आपके टीचर को बोले इसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, अच्छी कर दो, नहीं होती। एक पर्टिकुलर एज तक हैंडराइटिंग सुधरती है, उसके आगे नहीं सुधरती। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन बोलते किसे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पेपर प्रेजेंटेशन है कुछ लोगों को नहीं दिखाई देगा, पर बोर्ड का इतना काम नहीं है आज, ठीक है। इसलिए आपको नोट पैड दिया गया है, जहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करने बोलूँगा आप वहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ये होता क्या है मालूम है? आपका पेपर जो चेक करने वाला है वो कौन है? एग्जामिनर है, बराबर है। इस एग्जामिनर की आपको कन्वीनियंस का ध्यान रखना है, वो पेपर प्रेजेंटेशन कहलाता है। लिखो, पहला पॉइंट अपने नोट पैड में लिखो कि पेपर प्रेजेंटेशन क्या है? कन्वीनियंस ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर की कन्वीनियंस होना, एग्जामिनर को सहूलत देना, उसे हम पेपर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये आपका पेपर प्रेजेंटेशन होता है, ये पहली बात है। लिख लिए, छोटे छोटे में लिख लेना जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। यहाँ पे विंडो है, यहाँ से लगेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब एग्जामिनर को कन्वीनियंस कैसे दिया जाएगा उसकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। मैं शुरू वहाँ से करूँगा जहाँ से सबसे कॉमन सिनेरियो होता है और हमको लगता है कि ये तो बात है ही नहीं, मतलब ये डिस्कस करने वाली बात होती ही नहीं है। वो बात है मार्जिन्स की। हम पेपर प्रेजेंटेशन में आज का हमारा पहला टॉपिक या पहला मुद्दा जो है वो मार्जिन्स को लेकर है। आप में से कितने लोग 2 मार्जिन्स ड्रॉ करते हैं एक्स्ट्रा पेंसिल से? हाथ उठाएं पेपर पर, ये साइड, हाँ चलेगा, हाथ उठा सकते हो, मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, आराम से, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है। आप मार्जिन्स ड्रॉ कर दिए, डोर ओपन करने बोलो, आवाज़ कम करने बोलो, ठीक है। मार्जिन्स ड्रॉ कर दें।
अब आप में से मेरे को कोई बताएगा, नेशनल वाले छोड़ के शायद मैं उनको बता चुका हूँ, हम मार्जिन ड्रॉ क्यों करते हैं? पेपर में तो मार्जिन पहले से होती है ब्लू वाली, हम वो बोर्ड का वो सप्लीमेंट कॉपी मंगाते हैं ना, 5 रुपये का एक अलग से कॉपी आता है, पेपर में तो मार्जिन होती है नहीं होती? तो हम मार्जिन क्यों ड्रॉ करते हैं? फिर हम मार्जिन क्यों ड्रॉ करते हैं? आप में से कई लोग मार्जिन ड्रॉ करते हैं, आप में से कई लोग ने तो कहा कि हम 2 जगह पर मार्जिन ड्रॉ करते हैं, बराबर? तो हम मार्जिन ड्रॉ क्यों करते हैं? आप में से कोई भी बता सकता है? गलत हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं। सही हुआ तो वाह वही हो जाएगी। हाँ, हमको उस मार्जिन के आगे जाना नहीं होता। देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर ये आपका पेपर है, आप इस साइड पर ड्रॉ करते हैं मार्जिन को, बराबर है? आप लिखते लिखते आपने लिखा, अब बच्चे को क्या होता है, कभी कभी वो मार्जिन के आगे भी लिख देता है। पहली बात, मार्जिन का क्या मतलब होता है? मार्जिन का मतलब होता है हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम एकदम कॉर्नर पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे उस कॉर्नर पर? ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, वो एकदम कोने कोने का नाम पढ़ना पड़े उसे। समझ में आ रहा है? इमेजिन करो आपका पेपर एक 45 या 50 ओल्ड ईयर टीचर चेक कर रहा है, जिसको नज़दीक का नंबर है। आपने यहाँ पर एकदम आपने क्या किया, रहने दो से, अच्छा सॉरी, जज़ाकल्लाह। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एकदम छोटा करके लिख दिया। एग्जामिनर तो चिढ़ जाएगा, वो बूढ़ा है, उसको नंबर हो सकता है, वो तो चिढ़ जाएगा। पेपर प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, फिर से बोलो? एग्जामिनर को उसकी कन्वीनियंस देना। आप तो कन्वीनियंस दे ही नहीं रहे, आप तो उसको चिढ़ दिला रहे हो। उसको नहीं मालूम किसका पेपर, उसको नहीं मालूम, किसी का भी पेपर हो सकता है, किसी भी बच्चे का किसी भी रीजन से पेपर आ सकता है। उसको नांदेड़ का पेपर मिल सकता है, महाराष्ट्र में एक जगह है बता दूं, नांदेड़ से पेपर आ सकता है, उसको औरंगाबाद से आ सकता है, मुमरा से, गवंडी से, भिवंडी से, कुरला से, बाइकला से, किसी का भी पेपर कहीं पर भी चेक होने आता है। किसी को नहीं मालूम होता है कि किसका पेपर कहाँ चेक होने गया। तो और आपका पेपर कौन चेक करेगा, आपको ये भी नहीं मालूम है। तो ये बात को पहले ध्यान रखें कि मार्जिन जो होगी उसके आगे लिखना नहीं। दूसरी बात, अगर आप 2 मार्जिन भी ड्रॉ करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 2 भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप 1 भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, आप 2 मार्जिन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप 1 मार्जिन भी ड्रॉ कर सकते हैं। पर एक चीज़ को ध्यान में रखें, क्या? अगर आपको बोला गया कि मार्जिन ड्रॉ करने हैं, तो बच्चे ऐसे मार्जिन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे पेपर इतने से में लिखते हैं, यहाँ से इतनी जगह छोड़ते हैं और इतनी जगह छोड़ते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, होता ये है कि इतना जगह छोड़ने से इतने में ही लिखा जाता है। अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल बोर्ड का, तो ये मेरे लिए बहुत ख़राब बात है। क्यों? क्योंकि मैं सोचूंगा बच्चा तो ये क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट वेस्ट कर रहा है। क्यों? आपको एग्ज़ाम में मार्क्स पेपर के वज़न के हिसाब से मिलाने हैं। पाव किलो है तो चलो 60 मार्क्स दे दो, पौना किलो है तो 75 मार्क्स दे दो, ऐसे तो नहीं है। आप यहाँ पर सप्लीमेंट को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अगर मार्जिन्स बनाए तो पतली छोटी मार्जिन्स बनाएं, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्जिन्स को ना बनाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, इंप्रेशन जमाने के लिए कि सप्लीमेंट ज़्यादा होंगे तो लगेगा टीचर को कि हमने पेपर लिखा है। कई बच्चे देखो ब्लॉक में सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं पर मार्क्स कम आते हैं, वो मार्जिन्स में यहाँ पर मार्जिन्स पर मार खा जाते हैं। तो ये बात मार्जिन से रिलेटेड है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये पहली बात। अब से जब भी मार्जिन बने आपकी, तो आप ऐसे मार्जिन को ड्रॉ करें जिसमें आपका पेपर भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये बात होगी, तो मार्जिन से रिलेटेड बात हो गई। अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, शायद इस सेमिनार की सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, ठीक है? आपको जब आंसर लिखने के लिए दिया जाता है तो आपको 5 दिए हैं क्वेश्चन और 4 लिखने हैं। कितने दिए क्वेश्चन? 5। आपको लिखने कितने? 4। अब यूजुअली आपने तो यही सुना होगा कि तरीका ऐसा होता है कि सबसे अच्छा वाला लिखो, फिर उसके बाद और लास्ट में सबसे ख़राब वाला, बराबर? यही अप्रोच सुना है। और आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है, सर 5 दिए हैं तो अगर मैं 5 लिख दूँ तो मुझे तो मार्क्स तो 4 के ही मिलेंगे, पर वो 4 कौन से चेक होंगे? ये कन्फ्यूजन सभी को रहता है और हमें बड़े मिक्स्ड आंसर मिलते हैं उसके। हाँ, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपके मन में डाउट है तो। बोर्ड क्या करता है, टीचर्स को हायर करता है पेपर चेक करने के लिए, और टीचर्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं मिलता उसके लिए, क्या बोलते हैं उनको, जो फ़ीस जो मिलती है उसकी उतनी नहीं मिलती है चेक करने के लिए। वो एक बैठ के इतना वक्त लगाएं, और बहुत सारे पेपर्स होते हैं। आपने 5 आंसर थे, 4 लिखने थे, आपने 5 के 5 लिखे, वो स्टार्टिंग के 4 चेक करके मार्क्स डाल देंगे। यूजुअली यही होता है, रूल है कि हाँ 5 देखो उसमें से डाल दो मार्क्स। अगर वो 4 चेक करके आपके मार्क्स डाल देगा तो आप कहाँ चेक करने जाओगे? आप पता कैसे लगाओगे कि मेरे स्टार्टिंग के ही 4 चेक हुए हैं?
बराबर। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ इसका सलूशन क्या है। पहली बात सुनो, आपके 5 आंसर है, आपको 4 लिखने बोला है। आप ये गलती से भी मत करना कि सबसे अच्छे से शुरू करना और सबसे नीचे वर्स्ट पर जाना, नहीं, ऐसा नहीं करने का। बताता हूँ क्या करना है। आपके 4 आंसर में आपको 4 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर लो। सबसे अच्छा आंसर, उससे थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा और सबसे ख़राब। ठीक है। आप एनी 4 जब लिखने वाले हैं तो सबसे पहला आंसर आप कौन सा लिखेंगे? सेकंड बेस्ट। लिख लो, आप सबसे पहला आंसर कौन सा लिखेंगे? सेकंड बेस्ट। सेकंड बेस्ट समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको 4 आंसर आते हैं या 5 आंसर आते हैं, 4 आते हैं फॉर एग्जांपल आंसर, तो 4 में से पहला आंसर वो लिखेंगे जो आपको लगता है कि ये मेरे को अच्छा आता है पर सबसे अच्छा नहीं आता, आप सेकंड बेस्ट आंसर लिखेंगे। लिख लिए? अब इसके बाद जो लिखेंगे आप बेस्ट वाला आंसर लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? बेस्ट, जो सबसे अच्छा आंसर आता है वो लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आप वर्स्ट वाला आंसर लिखेंगे, जो आपको सबसे ख़राब आता है या कम आता है वो वाला आंसर लिखेंगे। और उसके बाद आप आपका जो थर्ड बेस्ट आंसर था वो लिखेंगे। समझे? पहला बेस्ट, सेकंड बेस्ट आंसर, फिर बेस्ट आंसर, फिर वर्स्ट आंसर, फिर थर्ड बेस्ट आंसर। समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है। अब इसका रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और ऐसा क्या होता है। ठीक है। मैं यूजुअली ये होता है ना, जहाँ बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ सब्जेक्ट टीचर पेपर चेक नहीं करता। मैंने पिछले 10 साल में ना मेजरली अपने लाइफ में एक ही काम किया, बच्चों को पढ़ाने का। अब मैं उनकी प्रिपरेशन से लेकर उनके पेपर करेक्शन तक में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरे को मालूम रहता है कि भाई ये है क्या चीज़। ये जो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा रहेगा। ठीक है। सुनो होता क्या है, जब आपने सेकंड बेस्ट आंसर लिखा ना तो एग्जामिनर के पास एक इंप्रेशन पड़ जाएगा, ये अच्छा आंसर लिख रहा है। नीचे आएगा तो बोलेगा अरे बहुत अच्छा आंसर लिखा, तो उसके दिमाग में एक सिमेट्री बन जाएगी कि अब ये जो आंसर्स लिखेगा वो कैसे लिखेगा, अच्छे। थर्ड पर आएगा, पर आप स्टार्ट में इंप्रेशन बना चुके होंगे ना। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप कहीं गए ऑफिस के लिए, आपने पहले दिन थोड़ा अच्छा काम किया, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा काम किया, तीसरे दिन गलती कर दी, वो ऊपर के 2 काम को देख के वो तीसरे दिन की गलती को क्या कर देगा? दरगुजर कर देगा। समझ गए? और चौथे में फिर आपने एक अच्छा आंसर लिख दिया, तो आपको सपोज करो वो 4 आंसर पर 8 मार्क्स थे और आपको 6 मिल रहे थे। ये टेक्निक से आप शायद 7 मार्क ले सकते हैं यहाँ पर। गारंटीड नहीं है, पर ये बेस्ट चीज़ है लिखने के लिए। समझे? आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं यहाँ से। अब इसके लिए इसको कहाँ अप्लाई करेंगे मैं बताऊँ आपको? इसको मेजरली अप्लाई करो मराठी की राइटिंग स्किल। आपको इस साल 10 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर पर भी आऊँगा। आप राइटिंग स्किल का सेक्शन खोलना। हमारे को राइटिंग स्किल में क्या प्रॉब्लम होती है? अपने को टॉपिक ही नहीं समझता है ना, लिखने का दूर की बात है, टॉपिक ही नहीं समझता। जो टॉपिक थोड़ा समझ रहा हो, जिसके बारे में थोड़ा आइडिया है, याद रखो, उसको कैटेगराइज कर लो कि ये टॉप 4 में से हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसको कैटेगराइज कर लो और ये टेक्निक को वहाँ अप्लाई करना। हिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हो, साइंस में बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर नहीं होते हैं तो वहाँ इसका सर्च ये चलता है या नहीं चलता। ठीक है। तो ये बात हो गई आंसर से रिलेवेंट, एक बात हो गई। ठीक है। आंसर एनी 4 दिया है तो 4 ही लिखना, मेरे हिसाब में तो 4 ही लिखो। याद रखो, टीचर जो चेक करने वाला है वो आपका पूपी का बेटा नहीं है तो पूरे 5 आंसर आपके चेक करेगा, है ना। वो आपका रिश्तेदार तो नहीं लगा, बराबर। वो उतने ही आंसर चेक करेगा जितने बोले गए हैं, बराबर। अच्छा, अब एक और एक नई बात आपको शायद पता भी होगी, जब बोर्ड का पेपर बनता है तो उसके साथ उसके आंसर की भी बनती है। मालूम है? मालूम है आपको 4 सेट बनेंगे पेपर के। ठीक है ना। हमारे कुछ कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो बोर्ड का पेपर सेट करते हैं, मतलब वो अलग से सेट करते हैं। इससे कोई कुछ और मत सोच देना, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पेपर सेट करते हैं। तो जब पेपर सेट करते हैं तो एक टीचर एक पेपर सेट करता है, दूसरा टीचर दूसरा, उसके साथ वो एक आंसर की भी बना के देते हैं। क्या आपने कभी बोर्ड की आंसर की देखी है? नहीं देखी होगी। आपके स्कूल के टीचर्स के पास ज़रूर होगी, पिछले साल या उसके पहले साल की। पिछले साल तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उससे पहले साल की आपके टीचर्स के पास आंसर की होगी, देखना। अब नवनीत का है तो पेपर सोल्यूशन होता है, उसमें देखो लिखा होता है हर पॉइंट के बाद आधा मार्क यहाँ, यहाँ आधा मार्क, ऐसा। तो क्या होता है ना, जब भी क्वेश्चन पेपर बनता है उसके साथ उसकी आंसर शीट भी बनती है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है वो बताता हूँ। ख़ासकर ये हिस्ट्री में होता है। सर 2 मार्क का आंसर है तो कितना पॉइंट लिखूँ, डिस्टिंग्विश है तो कितना लिखूँ। फिर बच्चा पीछे नवनीत में देखता है, बोलता है 1 पॉइंट का तो 1 मार्क्स था, 1 पॉइंट का तो 1 मार्क्स था। 1 मिनट ना, वीडियो ज़रा पॉज करना। चलो हाँ, ऑन कर दिए, ठीक है ना। अच्छा
बेटा थोड़ा डोर को पुश कर दो ना, हाँ बस, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि इनके आपको आंसर लिखना कितना है, 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट लिखने हैं कि 4 पॉइंट लिखने हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। आपको फोटोसिंथेसिस के लिए आंसर पूछा है, कितने पॉइंट लिखोगे? जितने मार्क्स का आंसर होगा उतने पॉइंट लिखेंगे, बराबर है। यूजुअली देखो, अगर 6 स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस आएगा तो वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। कितने के लिए आएगा? 2 मार्क्स के। 12 स्टैंडर्ड में अगर वो फोटोसिंथेसिस आता है तो वो 5 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 5 मार्क्स। क्यों? अब उसमें फोटोसिंथेसिस की डिटेल क्या हो गई है? बढ़ गई है, याद है? ठीक है, तो आप ये याद रखें कि आप जब आंसर लिख रहे हैं तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, पहले उसके मार्क्स देखें, और दूसरा ये देखें कि आपका क्वेश्चन से रिलेवेंट आंसर हो। आपको पूछा क्या गया है और आप लिख क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके 2 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि 9th स्टैंडर्ड में आपने न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, आपको बोला गया कि न्यूटन का 2nd लॉ एक्सप्लेन करो। आपने क्या किया मालूम है? इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे आएंगे। एक जो होगा वो ओवर कॉन्फिडेंट, बोले मेरे को तीनों लॉ आते हैं, मैं तीनों लिख दूंगा। पूछा कौन सा था? 2nd वाला। आपने लिखे कौन से? तीनों लिखे। अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर नहीं जाएगा। आपको जो पूछा गया है आप टू दी पॉइंट वही लिखेंगे। यह एक बड़ा रीज़न है आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको मार्क्स नहीं मिलता। आपको पूछा क्या गया है और आप क्या लिख रहे हो, इस वजह से आपको वहाँ पर मार्क्स ही नहीं मिलता। फिर आप टीचर को लेकर चले आते हो, टीचर के पास शिकायत हो जाती है कि मैंने तो लिखा है, लिखने में मार्क्स नहीं है। किस पर मार्क्स है? रिलेवेंट चीज़ लिखने पर मार्क्स है। याद रखना, आपको रिलेवेंट लिखना है और उससे कम भी मत लिख देना। जितना बोला गया उतना लिखो, उससे कम भी नहीं जाना। ये बात समझ गए? अच्छा ठीक है, आप बीच में नोट डाउन कर सकते हैं आपको जो जो पॉइंट लगेगा। मैं हर बार तो शायद नहीं बोल पाऊँगा कि नोट डाउन करो, ठीक है। आपको जो पॉइंट लगता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बात हो गई। अब एक और चीज़ जो मुझे याद आ रही है, वो हम एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन नंबर से शुरू करने का आंसर लिखना? क्वेश्चन नंबर 1 से? ये कंपलसरी है ऐसा? नहीं। तो आप कौन से क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो? फिर कोई भी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हो। आपको शायद किसी ने बोला भी होगा आप उल्टा पेपर भी शुरू कर सकते हो, सुना तो होगा। हम जहाँ चाहे वहाँ से पेपर लिख सकते हैं। पहले तुमको जो आता है, कुछ टीचर्स बोलते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, जिनका एक्सपीरियंस कम होता है वो थोड़ी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। आपको कहीं से भी शुरू करने, बोले क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करो, बोर्ड में तो अलाउड है ना, अलाउड है, सब अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे जाओ, फिर 1 पे आओ, 3 पे आओ, ऐसा कर सकते हैं, अलाउड है। हाँ अलाउड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सही डालोगे मार्क्स तो मिलेगा, पर एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं बताता हूँ क्या। पेपर में सिमेट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस होना चाहिए पेपर में, क्योंकि हम पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। और पेपर प्रेजेंटेशन का फिर से बताओ, याद दिलाओ आपको, मतलब क्या है? एग्जामिनर की कन्वीनियंस को देखना। तो आप अगर पहले लिखते हो क्वेश्चन नंबर 10, फिर 8 पे आ रहे हो, अरे वो कितने पन्ने पलटाएगा? वो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करना तो क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेगा, क्वेश्चन पेपर में मैच करेगा, फिर वो 10 पे आएगा। इससे एग्जामिनर को चिढ़ आ सकती है। आप या तो उल्टा लिख रहे हो तो पूरा उल्टा लिखो। ऐसे कुछ बच्चे मैंने अपने करियर में देखे जिनका क्रिएटिव राइटिंग स्किल बहुत अच्छा था, तो वो राइटिंग स्किल से शुरू करते थे। इंप्रेशन अच्छा जमता है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मराठी की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, ठीक है, प्रैक्टिकल रहेंगे 15 दिन पहले एग्ज़ाम के, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल और हिंदी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, एकदम बिंदास शुरू करो, राइटिंग स्किल से लिखना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करो ना, क्या दिक्कत है। पर फिर सिमेट्री रखना। उल्टा लिख रहे हो तो सारा का सारा उल्टा लिखना, और सीधा लिख रहे हो तो सारा का सारा सीधा लिखना। उल्टा सीधा नहीं करने का, समझना है बात। तो पेपर में सिमेट्री को रखें, पेपर की सिमेट्री का ध्यान रखें, ठीक है। मार्जिन्स में एक मार्जिन की बात थी, उसको मैं भूल गया। कुछ बच्चे जो मार्जिन बनाते हैं वो हर लाइन के बाद मार्जिन बनाते हैं, ऐसे 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 बनाते ना। एक लाइन लिखी मार्जिन बनाई, एक लाइन लिखी मार्जिन बनाई, बनाते हैं, होता है, ठीक है। आप बड़े होकर कारपेंटर तो नहीं बनना चाहते, ठीक है, या आपने कोई सोचा तो नहीं है कि मैं डिज़ाइनर बनूंगा। तो हर बच्चा एक लाइन, ये वाली लाइन क्यों बनाते बताओ? हम ऐसी वाली लाइन बनाते क्यों, ये बताएं आप लोग, क्यों बनाते हैं? हाँ, आंसर को क्या करना है आपको? सेपरेट करना है। तो जब आप 2 आंसर लिख लें, इमेजिन करो आपके सामने 500 पेपर रखा है चेक करने के लिए और 1 हफ्ता है, वो तो बड़ी फटाफट स्पीड से चेक करेगा पेपर, उसमें एरर आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो ये बीच में अगर कोई दो आंसर्स के बीच में कोई एक लाइन बनी है, वो क्या बताती है कि दोनों आंसर्स क्या है, सेपरेट है। वो एग्जामिनर को याद दिलाती है कि भाई आप ये दोनों आंसर को इकट्ठा मत चेक कर लेना और दोनों का मिलाकर 2 मार्क मत दे देना, क्योंकि दोनों का मिलाकर तो 4 हो रहा है। तो यहाँ पर जो बीच में ये लाइन बनती है वो क्या बताती है, आंसर्स को सेपरेट करना बताती है। जब आपकी ये बीच में लाइन रहेगी, इसीलिए एक आंसर हुआ उसके बाद वो लाइन बनाए, सेपरेट हो जाएगा आंसर। हर लाइन के बाद लाइन ना बनाए, बात समझे, ये बात याद है। कई बच्चों को मैंने देखा, और ये अच्छे बच्चे गलती करते हैं, जो 90+ स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि ज़्यादा लाइन बनाना मतलब पेपर प्रेजेंटेशन होता है। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इसके अलावा डायग्राम पर आते हैं, ठीक है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ टेस्ट हुआ था और साइंस के 5 मार्क वाले आंसर में आया था कि आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाना है, और उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन दिए। बच्चों ने बनाया तो डायग्राम ऐसा लगा कि वो कांच फूट गया है और उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। थोड़ा अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा तो आपको समझ आएगा। ये ना आप जाएंगे ना साइंस के चैप्टर में, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, तो उसके लास्ट वाले कॉन्सेप्ट पर हैं, ऊपर टेक्स्ट बुक के टॉप के पार्ट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डायग्राम है, उसको देखना ज़रा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ बता दूँ। मुझे बताओ, पेपर में अगर डायग्राम बनाना है, खासकर साइंस 2 में, तो कहाँ बनाने का, लेफ्ट में, राइट में, किधर बनाने का? बीच में। पेपर के कहाँ बनाएंगे? बीच में। मतलब पूरा सप्लीमेंट लेकर बीच में नहीं करें, अगर आधा हाफ ले रहे हैं सप्लीमेंट का तो उसके कहाँ बनाएं? बीच में। डायग्राम की साइज़ बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा फ्लावर का डायग्राम प्रैक्टिस करके आता है, स्टीमेंस, कार्पल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, हाँ पेडिसल, सब बनाना उसको, वो इतना बड़ा पेपर में डायग्राम बनाता है। टीचर को फ्लावर गिफ्ट तो नहीं ना कर रहे हो आप, गिफ्ट नहीं कर रहे हो, बराबर बात है। तो आप उसका साइज़ क्या रखें? मीडियम। क्या रखें साइज़? मीडियम। डायग्राम का साइज़ क्या होना चाहिए? मीडियम। दूसरी बात, डायग्राम जब बना ले तो साइड में बाउंड्री बनाएं। बाउंड्री बनी होनी चाहिए, मतलब ये बना लिया, डायग्राम का फ्रेम तो बनाओगे। उसके अलावा डायग्राम की नेमिंग जो होती है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो सिर्फ 10th के लिए नहीं, 12th के लिए नहीं, सबके लिए काम आता है। MBBS तक वाले बच्चों के लिए काम आता है। डायग्राम की जो नेमिंग होती है वो कोई एक ही साइड होगी। अगर लेफ़्ट साइड हो रही है तो लेफ़्ट साइड होगी, राइट साइड हो रही है तो राइट साइड होगी। दोनों जगह नेमिंग नहीं करना। यूजुअली लेफ़्ट में करी जाती है नेमिंग, वो पूरा फैलाकर नाम देते ना, एक ही साइड पर नेमिंग करो। जब डायग्राम बनाया जाता है तो कोई एक साइड पर नेमिंग दो, इस साइड या उस साइड पर। और जब डायग्राम बन गया, अब नीचे डायग्राम का वो भी तो दे दो हेडिंग कि किसका डायग्राम बनाया है, फ्लावर का बनाया है, किसका बनाया है, तो नीचे उसका वो नाम भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम बेस्ड रिलेटेड चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि इस तरह से आप डायग्राम को वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब एक और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, ठीक है, वो ये है, अक्सर बच्चे हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं पेपर में। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं, वो गलती आप पेपर में करके आएंगे। और ये कौन से बच्चे करके आएंगे मालूम है? जो टेस्ट कम दिए होंगे। जिन बच्चों ने टेस्ट कम दिया होगा उनकी गलती ज़्यादा होगी। जो बच्चे प्रीलियम से भागे हैं उनकी मिस्टेक ज़्यादा होगी। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन वाला, जितने कम टेस्ट उतनी ज़्यादा मिस्टेक। ज़्यादा से, अभी आखिरी के 15 दिन बचे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की कोशिश करो, टेस्ट से भागो मत। ये मेरा एक्सपीरियंस है। कई बच्चे टेस्ट दे के इम्प्रूव हुए, साल भर नहीं पढ़े थे, दिवाली के बाद वो प्रैक्टिस पेपर की बुक आई, वहाँ से पढ़ना शुरू किए, 80-85 तक निकल गए। कुछ बच्चे स्टार्ट से पढ़े थे, टेस्ट देने डर लगता था, क्लास में जब टेस्ट रहता था एब्सेंट हो जाते थे, खासकर मराठी में गुल गायब हो जाए। टेस्ट नहीं देना इज़ इक्विवेलेंट टू समझ लेना कि आपका वो टॉपिक हुआ ही नहीं है। आपने क्लास में लेक्चर बैठा, स्कूल में लेक्चर बैठा, घर पे पढ़ाई का टाइम दिया, अरे जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो असेस कैसे करोगे? मालूम कैसे पड़ेगा आप अच्छा पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तो जितनी मिस्टेक्स बोर्ड एग्ज़ाम में कम करनी है उतने ज़्यादा टेस्ट दो। आपको 3.5 घंटे मिल रहा है ना, 3 घंटे के पेपर के लिए आपको 3.5 घंटे मिल रहा है, 2 घंटे के पेपर के लिए आपको आधा घंटा ज़्यादा मिल रहा है, बराबर है। प्लस 10 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये सारी बात है। आपकी बात टाइमिंग में थोड़ा ज़्यादा है, वो बात सारी की सारी ठीक है, पर एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर लो। जब तक आप ऑन पेपर, अब तक कितने बच्चे हैं जिन्होंने 3 से ज़्यादा प्रीलिम्स दिए यहाँ पर? 2-3 बस, है ना। इतने के तादाद में 3-5 लोग आना हाथ उठाए। 3, अरे एक तो स्कूल में ही हो जाता है। क्लासेस वाले 4 के नीचे प्रीलियम लेते नहीं हैं, एंड तक लेते रहते हैं। 3-4 होते ही रहते हैं प्रीलियम्स, बराबर है। अब ये भी ध्यान से सुनो बात,
अगर आपके 3 से नीचे प्रीलिम्स है अभी और आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, एग्ज़ाम दो, रोज़ बैठकर डेली एक पेपर लिखो, घर पे बैठ के खुद से डेली टाइमर बनाओ, टाइमर लगाओ, 3.5 घंटा नहीं 3 घंटे पे पेपर करने की कोशिश करो, डेली एक पेपर दो, ये बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे होगा। अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके लिखोगे, आसान क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। इंग्लिश में मैं पेपर स्ट्रैटेजी पे आऊँगा, अभी तो पेपर प्रेजेंटेशन चल रहा है, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी पे आऊँगा तब बताऊँगा, बट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे देख लो कितना भी अच्छा बाइक चलाना, जब तक उतर के चलाओगे नहीं तो आएगी कहाँ से, चलानी तो पड़ेगी ना। ये पेपर प्रेजेंटेशन का सेशन सुन लिया, मैं आपको, अब सारे लोग व्हाट्सएप के थ्रू तो जुड़े हुए हैं, मैं आपको एंड में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको कुछ पेपर्स भेजूँगा उन बच्चों के जिनके बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आए हैं। हाँ, जिनके 100 में से 100 आए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सारे पेपर, ताकि आपको समझने आए कि 100 में से 100 लाने वाला बच्चा लिखता कैसे भाई पेपर, ऐसा क्या लिखता है कि उसको 100 में से 100 मिलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी। इसके अलावा हैंड राइटिंग को लेकर एक बात बता दूं मैं, हैंड राइटिंग का क्या मसला है, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनको बहुत एडेड एडवांटेज है पेपर प्रेजेंटेशन को लेकर। पेपर प्रेजेंटेशन मैं फिर से रिपीट कर दूं, सिर्फ हैंड राइटिंग अच्छी होने को नहीं बोलते हैं, पर जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है एग्जामिनर को अप्रोच किया जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि आपका जब हैंड राइटिंग अच्छा होता है ना तो हमको चेक करने में अच्छा लगता है कि हाँ ये दिखने में तो अच्छा है भाई, बाद में पढ़ के कुछ भी हो सकता है पर यहाँ ये दिख के तो अच्छा लग रहा है। और जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है उनके लिए टिप दे दूँ, आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि हर आदमी अपने हैंड राइटिंग का बहुत अलग मसला है, वो उससे रिलेटेड नहीं है कि बच्चा अच्छा पढ़ता है नहीं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज सेक्शन में जाके आज डॉक्टर बन गए, पर बचपन से उनकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब थी, या इंजीनियर बन गए या अच्छी कोई पोस्ट पर चले गए, पर उनकी हैंड राइटिंग पहले से ख़राब थी। अब हैंड राइटिंग का क्या प्रॉब्लम है मैं बता दूँ, जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है वो सुन लें, आपको इतना लिखना है, इस लेवल का लिखना है कि सामने वाला पढ़ के समझ सके। आप तो समझ पाएंगे, आप लिखते हैं तो आप तो समझ पाएंगे, आपको ऐसा लिखना है कि सामने वाला पढ़ के समझ जाए। अगर सामने वाला पढ़ के समझ पा रहा है ना, बस उतना लिखो और पेपर को नीट रखो, साफ़ रखो। जिनकी हैंड राइटिंग गंदी है वो सुन लो ध्यान से बात, गंदी होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ख़राब स्टूडेंट है, कतई ऐसा नहीं होता, ये याद रखना। हैंड राइटिंग पे आप स्टूडेंट को जज नहीं कर सकते। आप कोई कैदी है, कोई मुजरिम है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छा है तो ज़रूरी थोड़ी ना वो अच्छा इंसान होगा। जिनकी हैंड राइटिंग गंदी होती है उनके 2 रीज़न होते हैं, एक तो या तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है लिखने के लिए, या तो उनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, ये भी होता है। अब जिनकी हैंड राइटिंग गंदी हो, सेकेंड वाले रीज़न से खुद को सेटिस्फाई कर लो कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग के लिए साफ़ लिखो। इसके अलावा एक शब्द है अंग्रेज़ी का जिसे कहा जाता है प्रोएक्टिव। क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव। मेरे को पानी चाहिए, वहाँ से बोलो पानी देना, ठीक है। हाँ, प्रोएक्टिव बोला जाता है। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान सुनना। आपको जब एग्ज़ाम में 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, 10 मिनट पहले सेटिंग मत कर लेना। कर लेते हैं बच्चे बैठ गए एग्ज़ाम से पहले, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, वहाँ से दो ना मैमू ना, वहाँ से किसी को भेजो नहीं देना की, ठीक है। वो डम शराज नहीं खेलना है आपको। ये 10 मिनट पहले पेपर मिलता है ना तो बच्चे सोचते हैं कि वो MCQ का जुगाड़ कर लेंगे हम, तुम्हारी भाषा में कह तो ये MCQ का ये 1 बता दो ना, 2 बता, नहीं, पहले सुन लो। आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें। मेरे को सुनो, आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहें। प्रोएक्टिव का मतलब क्या, पहले सुनो। 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्या करना है, बाजू वाले को इसको नहीं देखना कि इसको इसके हाव भाव चेक करूँ कि इसको आता है नहीं, अपने को ये नहीं करना है। अपने को हर एक क्वेश्चन को देखना है। 10 मिनट में पूरे पेपर को पुरस्कून एनालाइज कर लो, अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, कौन सा क्वेश्चन करूँगा, कौन सा क्वेश्चन छोड़ूंगा, और ग्रामर में मेरे को ये आता है, ये नहीं आता, मैथ्स के ये क्वेश्चन आते, ये नहीं आते। ये माइंडसेट से मत जाना कि आगे वाला बताने वाला या आगे वाला तो टॉपर है, ये माइंडसेट से जाना ही नहीं है। अपना पेपर लिखने जाना है, 10 मिनट में पूरी तरह से एनालाइज करो। होता क्या है ये बता दूँ, कई बार बच्चे क्वेश्चन बीच में से छोड़ के आ जाते हैं, बोलते हमको तो दिखा ही नहीं क्वेश्चन। ये कई बार होता है, पूरा लिख लिया पेपर, शाम में आए टीचर क्या चेक कराए, जैसे टीचर बोला अरे ये राइटिंग स्किल में से क्या किया, ये भी था क्या, पता ही नहीं लगता है। खासकर लैंग्वेजेस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में होते हैं, पैसेज के दरमियान में, ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ ज़रा सा ध्यान रखें कि आप थोड़े से प्रोएक्टिव रहें, और आप ये कतई ना करें कि आप पेपर को देख ही नहीं, तो बहुत बेवकूफ़ाना हरकत हो जाएगी कि आप पूरा इतना एग्ज़ाम देने गए, इतने टाइम से प्रिपेयर करें और आप लिख नहीं पाए, ठीक है ना।
एक मिनट, आपको कुछ लिखना है तो लिख लो, तब तक 2 मिनट में ज़रा पानी पी लूँ। बॉटल लेने में, बॉटल दे दूँ मैं इसको। ठीक है, हाँ ओके। तो ये मेजरली पेपर प्रेजेंटेशन पे बातें थी। इसके अलावा छोटी मोटी बातें, नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से शुरू होता है, मालूम है। सब क्वेश्चन आप उसी में नीचे शुरू कर सकते हो, वो भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का A B है तो आप नीचे शुरू करते हो, वो सारा का सारा आपको मालूम तो होगा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। आंसर हमेशा अलजेब्रा ज्योमेट्री के हम बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना कि स्टार्टिंग में ग्रामर आता है। अगर आपने साल भर ग्रामर प्रैक्टिस किया है तो आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। स्टार्टिंग का जो ग्रामर है काफ़ी आसान है, क्योंकि सेम ग्रामर आपने साल भर प्रैक्टिस किया। आपको स्कूल में, क्लासेस में, ट्यूशन्स में, सब जगह वही ग्रामर आएगा, तो आपने वो तो प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ हो गई ओवरऑल पेपर प्रेजेंटेशन पे बातें। अब जो हमारा अगला टॉपिक है और अगला भाग है आज सेमिनार का, ये दूसरा और तीसरे भाग में आपसे सवाल, अगर आपको सवाल होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। ये जो दूसरा भाग है हमारा, ये है कि हर सब्जेक्ट को भाई एक दिन पहले रिवाइज कैसे करते हैं। पूरी किताब आने वाली है ना, 10th स्टैंडर्ड पूरी। भले से आपका 25% सिलेबस रिड्यूस है, किसी में वो कुछ इफ़ेक्टिवली होता है और किसी में नहीं होता। मतलब किसी में ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में रिड्यूस हुआ है तो मालूम नहीं पड़ता है, 10 के 10 चैप्टर है। मैथ्स में रिड्यूस हुआ तो समझ आता है ना। तो हम अब यहाँ से थोड़ी ज़्यादा काम की बातें आपके लिए। अब एक दिन बचा है या 1.5 दिन होता है आपके पास पढ़ने के लिए। एक दिन पेपर के गैप पे दूसरा दिन पेपर है, बराबर। आज सपोज़ करो 2 बजे तक ये टाइम तक पेपर दे के आ गए आप, 1-2 घंटा आराम किए, फिर आपने रिवीजन शुरू किया, तो आपके पास मिला जुला कर 1.5 दिन है पढ़ने के लिए, बराबर। अब ये 1 से 1.5 दिन में पढ़ेंगे कैसा, तो उसको ज़रा सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले हम साइंस की बात करते हैं। हाँ, आप में से कितने लोगों को साइंस 1 का पेपर पल्ले नहीं पड़ता? साइंस 1 का पेपर ऑनेस्टली हाथ उठा लो, कोई तो जज नहीं करेगा ना। साइंस 1 का पेपर आपको पल्ले नहीं पड़ता, हाँ ठीक है। हाँ, तो आपको साइंस 1 का पेपर, यानी कि आप पढ़ के कुछ जाते हो, आता कुछ है, या आप जो पढ़ के आते हो वो आता ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे होता है। मराठी का मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, वो तो समझने वाली बात है। हम पहले ये स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 1 से 1.5 दिन है, तो हम करेंगे क्या, साइंस में क्या करेंगे, 1 में और 2 में क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये थोड़ा सा कॉमन ऑब्जर्वेशन है साइंस 1 को लेकर। साइंस 1 में हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स हैं। आपके पास जब 1.5 दिन बचा रहेगा ना, हर सब्जेक्ट को आप ये सीक्वेंस में डिवाइड कर लो। आप जो स्टार्टिंग का पहला आधा दिन है, जिस दिन आप पेपर देकर आ गए, उसके बाद का जो आपके पास आधा दिन है ना, उस आधे दिन में आप क्या करेंगे, उस आधे दिन में आप वो चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपने सबसे कम पढ़ी है, सबसे कमज़ोर है आपके लिए, वो पढ़ेंगे। उल्टे सीक्वेंस में शुरू करेंगे, समझ गए। सबसे जो कमज़ोर है, फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं हम साइंस 1 में मेटलर्जी ऐसा चैप्टर है, बच्चा अवॉइड कर दे। ये कोई चैप्टर होता है? ये कौन पढ़ता है? ठीक है। कुछ लोगों को कार्बन कंपाउंड दुखता है, किसी को बहुत अच्छा लगता है कार्बन का। हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंस है, बोले ये कौन पढ़ेगा, समझ ही नहीं आता है, ठीक है। किधर से लाइट गई, किधर से, हमें समझ नहीं आता, ठीक है ना। आप सबसे पहले वो चैप्टर्स को देख लें जो आपके कम हुए हैं, ठीक है, जो आपने कम पढ़े। क्यों? यूजुअली ये ट्रेंड क्या रहता है, सबसे ज़्यादा चैप्टर कौन से पढ़े होते हैं? बुक का पहला हाफ, वहाँ तक तो हमारा कंप्लीट होता है, नीचे के चैप्टर में सब थोड़ा थोड़ा रहता है ना। तो सबसे पहले वो चैप्टर पढ़े जो आपके कमज़ोर हैं। दूसरे आप वो चैप्टर्स पढ़ें अगेन जो उससे थोड़े बेटर हैं, और लास्ट में वो चैप्टर्स पढ़ें जो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि आखिरी के टाइम में आप थक जाएंगे पढ़ के। तो लास्ट के सेक्शन में आप वो, हर सब्जेक्ट में यही करना, लास्ट में वो पढ़ना जो सबसे ज़्यादा पढ़े हुए, जिसको सिर्फ एक बार सरसरी तौर पर हम देख लें और हम लिख दें, ऐसा। समझ नहीं आई बात? अब सब्जेक्ट वाइज जाते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या करना है। साइंस 1 का पेपर जो है, ध्यान सुनना साइंस 1 के बारे में, ठीक है। एक एक चीज़ पर आता हूँ। सबसे दुखती रग साइंस 1 में जिन बच्चों का वीक होता है उनके लिए होता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कई बच्चे नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं,
है ना, अंदर से फीलिंग आती होगी ना जिनको न्यूमेरिकल्स का भी मैं बोल रहा हूँ तो, है ना, कुछ तो होता है ना भाई। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, अब ये न्यूमेरिकल्स यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, अब ये ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये अलग से तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला न्यूमेरिकल्स का, अलग से आने वाला है क्या कोई क्वेश्चन साइंस 1 के पेपर में कि 5 न्यूमेरिकल और 4 सॉल्व करो, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। तो न्यूमेरिकल तो पूरे पेपर में फैला हुआ होगा। मैक्सिमम न्यूमेरिकल कितने मार्क का आता है साइंस 1 में? 2। कहीं पर कोई क्वेश्चन में 3 में एक क्वेश्चन नीचे पूछ लिया और वो हो गया। पर अलग से कोई न्यूमेरिकल हुआ क्या? नहीं, अलग से कोई न्यूमेरिकल है क्या? नहीं। तो अगर अगले साल में कोई बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करना चाहता है या ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स वगैरह ऑप्ट करना चाहता है तो साइंस के न्यूमेरिकल ना करें, मत करो, क्योंकि पेपर में अलग से तो नहीं पूछ रहा है ना। स्ट्रैटेजी यही तो होती है, आदमी मार्क्स भी अच्छे लाए और पढ़े भी कम, यही तो स्ट्रैटेजी होती है। हम स्ट्रैटेजी के नाम पे क्या बताते हैं? सब इंपॉर्टेंट है। टीचर रैंडम वाइज शुरू करेगा, बोलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लो। आसान होने दो, पॉज कर दो ना वीडियो को। 1 की हम बात कर रहे थे। न्यूमेरिकल्स ना आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। स्ट्रैटेजी यही होती है, एंड में सारा का सारा पढ़ ले। कोई बोल दे स्ट्रैटेजी के नाम पे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं होता। स्ट्रैटेजी बताने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है प्रिपरेशन में बच्चों की, तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो साइंस 1 में जिसको न्यूमेरिकल नहीं आता वो छोड़ दे। अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो है जिनको कुछ न्यूमेरिकल आता है कुछ नहीं आता। सबसे आसान न्यूमेरिकल्स कौन से है वो मैं बता देता हूँ। आप करंट के न्यूमेरिकल कर ले, डेफिनेटली आपको पेपर में मिल जाएगा। साइंस के पेपर के वेटेज के हिसाब से, साइंस के पेपर में आपको ये मालूम है करंट को कितना है वेटेज, कितना वेटेज है, ऑप्शन के साथ कितना है। आप कौन सा वेटेज देख रहे हैं? रिड्यूस सिलेबस के साथ वाला वेटेज देख रहे हैं, मतलब नया वाला वेटेज जिसमें रिड्यूस सिलेबस है उसको मिलाकर, ठीक है ना। करंट से याद रखना न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपको मिल जाएगा और वो आसान न्यूमेरिकल, और टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल आता है। ज़्यादातर आपको कौन सा न्यूमेरिकल आएगा मालूम है? एक फ्रिज या एक आयन या एक एसी इतने दिन तक चला, इतना वॉट था उसके अंदर, बताओगे टोटल बिल कंज्यूम कितना हुआ, कितना बिल आया। ये टिपिकल एक एग्जाम्पल है। उसके अंदर आई थिंक 4था नंबर का न्यूमेरिकल या 3रा नंबर का न्यूमेरिकल है, किताब में राइट साइड में देख लेना, वहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। तो वैसे वाले आपको करने हैं। पहली चीज़, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल काफ़ी बच्चों को नहीं आते हैं, कैलकुलेशन भी बड़ा है और कुछ न्यूमेरिकल उसमें जो बड़े कैलकुलेशन वाले वो छोड़ दो। ये कौन से बच्चों के लिए बता रहा हूँ? जिनका न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, वो ठीक है। जिसमें मास कैलकुलेट करना होगा, बहुत 10 का पावर बहुत बड़ा है, वो छोड़ देना। पर काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी होंगे वो सारे कर लेना, ठीक है, अगर याद है तो, अगर रिलेट कर पाओ। तीसरे जो टाइप के न्यूमेरिकल है, लेंस का पावर कैलकुलेट करना, ये वाले न्यूमेरिकल डेफिनेटली करना। कुछ नहीं करना होता है। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है, याद है? हाँ, 1/f, मालूम है ना। फोकल लेंथ से निकालते हैं, फोकल लेंथ दिया होगा उसका 1 कर देना है, बस आ जाएगा, 2 मार्क मिल गया। बोर्ड एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल, छोड़ना मत। ये न्यूमेरिकल तो 2 मार्क का है। तो ये तो न्यूमेरिकल्स की बात हो गई। अब साइंस में 1 में दिक्कत क्या होती है वो सुन लो। हमें दिक्कत है ऑब्जेक्टिव्स की। 1 और 2 की बात तो यही है, ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर साइंस को डाइजेस्ट से पढ़ रहे हो ना और टेक्स्ट बुक आपने रीड नहीं करी है ना आज तक, आपका तरीका गलत है पढ़ने का। वो डोर को इस तरफ मैं खींचूंगा तो खुलेगा, उधर कितना भी धक्का मार दूँ वो टाइट होता चला जाएगा। ये अंदर की तरफ डोर खुलता है, बाहर की तरफ तो नहीं खुलता। बस आपका अगर डायरेक्शन गलत है साइंस 1 का पढ़ने का तो आपका मार्क्स आने से रहा। अगर आप ये सोच के पढ़े हो साइंस 1 को कि मैं नवनीत की या टारगेट की या किसी भी फलाना डाइजेस्ट से पढ़ लूँगा और मेरा साइंस 1 निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। साइंस 1 का पेपर बनाने वाला कहाँ से बनाता है पेपर? टेक्स्ट बुक से। आपको टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन क्लियर होनी चाहिए। आई रिपीट अगेन, टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन क्लियर करो। अभी भी नहीं आएगा मार्क्स। अगर तुम सोच रहे हो कि साइंस 1 में से 5 चैप्टर पढ़ के चले जाऊँगा, पास हो जाऊँगा, फिर भी 5 चैप्टर जितना पढ़ गया वो नहीं आएगा मार्क्स। अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी तो नहीं आने वाला। और अगर आप डाइजेस्ट से अभी भी पढ़ रहे हो तो अभी नवनीत के डाइजेस्ट में एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन होते हैं साइंस 1 में? 100, 200, 250 तक क्वेश्चन होते हैं सब मिलाकर। बच्चा वो पढ़ता ही नहीं है, बोलेगा इतना कौन पढ़ेगा। टेक्स्ट बुक पढ़ लो, 250 होने दो, 400 क्वेश्चन होने दो, सब सेम होता है। फिर तो आपका क्लियर होगा। तो अगर आपका डायरेक्शन गलत है हाँ बच्चों, साइंस 1 और साइंस 2 दोनों को याद रखना। अच्छा, इसके अलावा साइंस 1 के 5 मार्क के जो आंसर होते हैं, कुछ गिनती के अगर मैं गिन लूँ ना तो 7 से 8 आंसर ही है बस। वो 7 से 8 आंसर पढ़ लोगे, मोस्ट प्रोबेबली, गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं होती। वो 7 से 8 आंसर में से ही हमेशा 5 मार्क का पूछा जाता है। मैं बाद में ग्रुप पर उसको डाल दूंगा। 8 के 8 क्वेश्चन यहाँ बोलना तो नहीं कर सकते ना। उसमें से सबसे कॉमन कौन सा क्वेश्चन होता है? मोटर वाला।
मोटर का क्वेश्चन है ना हमारा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बता दो मोटर की, 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। या तो कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। क्या क्वेश्चन हो सकता है कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड? होमोलोगस सीरीज बता दो, अल्केन अल्कीन अल्काइन बता दो, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में बोल रहा हूँ मैं। या मेटलर्जी से कोई क्वेश्चन हो जाए, वो रेयर में है वो भी। हाँ बेयर्स प्रोसेस हो गया। मैं ना कुछ लिस्ट बना के आपको दे दूंगा कि ये 5 मार्क के ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप पढ़ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से आ जाए। ठीक है, तो साइंस 1 को पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना, कॉन्सेप्चुअली उसको रिवाइज करना। और अगर टेक्स्ट बुक पढ़ लिए फिर असेस कैसे करोगे, समझा या नहीं समझा। नवनीत 21 उठाओ, नवनीत का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, नवनीत 21 उठाओ, वो सबसे अच्छी किताब है फिलहाल मार्केट में रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। साइंस 1 और 2 के लिए उससे अच्छी किताब अभी फ़िलहाल नहीं है रिवीजन करने के लिए। ले लो, बहुत महंगी नहीं आती, कंजूसी मत करो किताब खरीदने में, ले लो। अब आता हूँ मैं साइंस 2 पर। साइंस 1 2 सिमिलर साइंस 1 के उसका ही भाई है साइंस 2, पर साइंस 2 में कंपैरेटिवली आंसर क्या होते हैं, लेंथी होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइंस 1। ठीक है, अच्छा साइंस 2 में एक पते की बात बताता हूँ। साइंस 1 में हमारा साइंस जो है 1 2 मिलाकर 4 सब्जेक्ट से बनता है, अगर आपको पता हो तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस। कई लोगों को शायद अभी मालूम पड़ा कि उसमें ईवीएस भी होता है ऐसे। हाँ ईवीएस भी है, छुपा के रखा है, तुमको दिख नहीं रहा। इंडेक्स पे देखो, ऐसे हाथ फेरो, सीधे हाथ से ऐसे फेरो, दिखेगा। मजाक कर रहा हूँ। ईवीएस के कौन से चैप्टर्स हैं हमारे पास? लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, सोशल हेल्थ है, ऊपर से टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एक चैप्टर है, और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। ये 4 चैप्टर साइंस 2 में किसके? ईवीएस के चैप्टर है। ठीक है ना, ये लगभग 20 से 24 मार्क के आएंगे पेपर में। 60 मार्क का टोटल पेपर होता है ना ऑप्शन के साथ मिलाकर। आपको कितने का लिखना है? 40 का। 40 में से 24 मार्क का तो ईवीएस ही आएगा, यही 4 चैप्टर आने वाले। अगर आपके साइंस 2 अभी तक पढ़ के नहीं हुआ है, या आपका बहुत कम हुआ है, या आपका साइंस 2 नहीं जम रहा है, ईवीएस के 4 चैप्टर सबसे आसान है पढ़ने के लिए। सोशल हेल्थ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वे टू इजी चैप्टर, मत छोड़ो। साइंस 2 की स्ट्रैटेजी ये है कि ये 4 चैप्टर तो पक्के होने चाहिए। कौन से? ईवीएस वाले। ये ईवीएस के ये 4 चैप्टर ज़रूर करना। अगर कुछ नहीं हुआ है ना अभी साइंस 2 पढ़ के, ये 4 कर लेना। और एक पहला दूसरा तो सभी को याद होता है, उतना तो हम याद ही करते हैं। वो 2 भी मिला लोगे तो लगभग 40 में से 35 मार्क ऐसे ही आ जाएंगे। पूरे 10 पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लेंथी लग रहा है तो अच्छा स्टूडेंट टॉपर का तो हो गया होगा पढ़ के। उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या बताएंगे, वो तो खुद रिवाइज भी कर चुके होंगे, सब रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका होगा। समझ रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेपर को एनालाइज ऐसे करो। और वो जब वो 4 चैप्टर पढ़ोगे ना तो कैसे मालूम पड़ेगा वो अच्छे से हो गए तुम्हारे पढ़ के? पहला स्टेप समझो चैप्टर को, पहला स्टेप समझना है, याद करने पे नहीं जाना। साइंस 1 2 सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, मैं सीबीएसई पढ़ाता हूँ 5 साल से, मेरे को मालूम है स्टेट बोर्ड का इसका और तीनों बोर्ड का पैटर्न क्या है। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से आपको उसी का कॉपी होके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, तो आपको साइंस 1 2 का भी पेपर कैसा आता है? कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, रट्टा वाला पेपर नहीं होता कि ये पढ़ लिया ये लिखेंगे, नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? वो 4 चैप्टर के लिए किताब पढ़ो, उसके बाद उसका नोट्स बनाओ। नोट्स किसी से मांगना नहीं, खुद बनाना। क्यों? जो बच्चा नोट्स अपने खुद बनाता है ना उसको ज़्यादा याद रहता है रादर देन किसी से मांगा हो। नोट्स तो मेरे पास भी मेरे बने हुए, पर मैं देता नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं देता। खुद बनाओ, नोट्स बनाओ उसके। दूसरी चीज़, तीसरी बात, असेस कैसे करोगे खुद को? 21 से पहले पढ़ लो। चौथी बात, जितने तुम्हारे पास सैम्पल पेपर है या आसपास में दोस्तों के पास अलग अलग स्कूल के पेपर है सबको जमा करो, और उसमें से वो 4 चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे के सारे कर दो। तब तुम्हारे जाके वो 4 चैप्टर पक्के होंगे, और इसी तरह से साइंस की प्रिपरेशन भी होगी। अगर किसी की पूरी बुक तैयार हो गई है ना, अपने दोस्तों से पेपर मंगाओ। कालचेकर वाला सिम्बियोसिस का पेपर ले, सिम्बियोसिस वाला क्वीन मैरी का पेपर ले, एक ग्रुप बनाओ, सारे क्वेश्चन पेपर या तो मुझे भेजो, मैं ग्रुप पे सारे क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, सारे के सारे बैठ के प्रैक्टिस करो। जाने जितने ज़्यादा क्वेश्चन, उससे बाहर का आएगा ही नहीं। अगर तुमने 5 सैम्पल पेपर कर लिए और 10 अलग अलग स्कूल के पेपर कर लिए, इससे बाहर साइंस का पेपर आएगा नहीं। लिख के दे सकता हूँ, श्योरिटी है, मैं जो बोल रहा हूँ ना लिख के दे सकता हूँ, वो श्योरिटी है, याद रखना। मैंने अभी तुमको साइंस 2 की बता दी। 40 में से 35 तो मिल जाएगा 5 चैप्टर भी पढ़ के। ऐसे तो देखा जाए तो 40, अगर 5 चैप्टर पढ़ गए तो 20 मिलना चाहिए। हमें कितना मिल रहा है? लगभग 35 मार्क्स मिल रहा है। ये रिड्यूस चले आप इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ से? जो आपने चैप्टर के नाम बताए। चैप्टर के नाम, लास्ट के 2 चैप्टर साइंस 2 के, सोशल क्या था? सोशल हेल्थ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट।
टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर है, ठीक है ना। सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा, मतलब वो रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको मिल भी जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आपको लिंक आ जाएगा। अगर आपका नंबर सेव है और मेरे पास है तो ये नंबर आ जाएगा। ये हमने नया रूम यहाँ पे शिफ्ट किया, रखो जहाँ वैसे थोड़ा ही पार्ट बाकी है। बैठ लग क्या करते हैं, मेरे कल ध्यान में नहीं था और ना मैं ऊपर की बैटरी नीचे भी। हमने अभी नया क्लासरूम शिफ्ट किया है, क्लासरूम एक्चुअली ऊपर है, एड्रेस में आपने देखा होगा। चलो ठीक है, होप सो लाइट आ जाए, नहीं आए तो मैं जल्दी भेज दूंगा आपको, ज़्यादा टाइम नहीं हो। तो ये साइंस 1 2 की बात हो गई, ठीक है ना। वो डोर ओपन कर दो बेटा, थोड़ा ही ओपन कर दो, कर दो पूरा ओपन, हाँ बस। हाँ तो ये साइंस 1 2 की बात हो गई आपकी, ठीक है ना। अब जो है इस पर आते हैं हम लोग, मराठी पर आते हैं। चलो क्योंकि गर्मी होने वाली है, इसका ध्यान नहीं लगेगा हमने, तो पहले काम की बात कर लेते हैं, मराठी की बात कर लेते हैं। आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि वो मराठी के पास होने की भी उनके थोड़ा सा दिक्कत है? पास होने का भी दिक्कत है, पास होने का भी। शर्माओ मत, बता दो, कौन किसी को जानता थोड़ी ना है। वो भी अंधेरा भी हाँ एक ही है, अच्छा ठीक है। हाँ कई लोगों को मराठी से हैरान परेशान होंगे, बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। जिन्होंने मराठी पूरा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, वो उनके लिए नहीं है, सिंपल सी बात है। जिनका मराठी बहुत कम हुआ है उनको बता रहा हूँ, लिख लो ये बात। एप्रीसिएशन पढ़ लो क्योंकि वो आता है पक्का। जितने पोएम के एप्रीसिएशन है सारे के सारे पढ़ डालो, पोएम के एप्रीसिएशन सारे पढ़ डालो, जितने के जितने। लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो मिलेगा तुमको, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें से देख लेना लेटर। एप्रीसिएशन पढ़ लो। रैपिड रीडिंग के जितने ब्रीफ है सब पढ़ लेना, ओमिट वाले छोड़ने याद रखना। रैपिड रीडिंग होता है ना हमारा स्थूल वाचन, स्थूल वाचन को इंग्लिश में रैपिड रीडिंग कहते हैं। गद्य पद्य और स्थूल वाचन होता है हमारा, ऐसा होता है ना। तो स्थूल वाचन के जितने ब्रीफ है उसको पढ़ लेना। मराठी का ग्रामर, ये भय में मत रहना, ये डर में मत रहना कि मराठी का ग्रामर हार्ड है। अरे इंग्लिश से हिंदी से सबसे आसान ग्रामर मराठी का है। हार्डली आधा से पौना घंटा लगेगा, सीख जाओगे मराठी का ग्रामर। मराठी का ग्रामर कर लेना, मराठी का लिख लो, मराठी का ग्रामर कर लेना। और अब सबसे काम की बात बताता हूँ, अगर तुम्हारा मराठी वीक है और कुछ भी है, एक भी ब्रीफ मत पढ़ना अब। हाँ एक भी ब्रीफ, मेरे को मालूम है ये बोलने के बाद तुम बोलोगे ये सबसे अच्छा टीचर है, मजाक कर रहा हूँ। एक भी ब्रीफ नहीं पढ़ना। क्यों? अब ध्यान सुनो, बात सुनो ध्यान से। पहली बात, साल भर से ब्रीफ याद नहीं हुए, 15 दिन में भी याद नहीं होने वाले, रियलिटी। अब पेरेंट्स मार ले, टीचर मार ले, याद तो नहीं होने वाले हमको, ये ऑनेस्ट ओपिनियन। दूसरी बात, ब्रीफ हमको याद नहीं होंगे। ब्रीफ टोटल पेपर में कितने मार्क के आते हैं? मैं मान लो 8 के आते हैं। 8 मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, पैसेज के नीचे वाले ब्रीफ। स्थूल वाचन की नहीं बोल रहा हूँ, लेसन की बात कर रहा हूँ। स्थूल वाचन की तो हम याद करके जा रहे हैं ना, है ना, उत्तर तो पक्का है। 8 मार्क का छोड़ दो, वैसे ही हमें मराठी में पूरे नहीं मिलने वाले और पढ़ के भी नहीं आने वाला। 8 मार्क, यही तो स्ट्रैटेजी होती है ना, आदमी दिमाग से कहता है 8 ब्रीफ पढ़ो ही मत ना, कितना टाइम बचेगा, मत पढ़ो ब्रीफ, छोड़ दो। क्या करके जाओ, सुनो, लेसन याद है, लेसन की कृति देख कर जाओ, कृति समझने आनी चाहिए, लिखने आनी चाहिए कृति, लेसन की कृति देख कर जाओ। क्या करना है, लेसन की कृति देख लो, ठीक है, लेसन की कृति देख लो। ब्रीफ एक भी मत पढ़ो, नहीं याद है मत पढ़ो। बेस्ट ऑफ 5 मालूम है ना? हाँ 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 वही मराठी निकल जाए, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। हाँ एक भी ब्रीफ मत पढ़ना, ग्रामर कर लेना। अब मराठी की राइटिंग स्किल की बात है, मराठी की जहाँ तक, हाँ मराठी की जहाँ तक राइटिंग स्किल की बात है, लेटर होता है, लेटर, लेटर का फॉर्मेट देख लो। टॉपिक ना समझना है तो एटलीस्ट लेटर का फॉर्मेट देख लेना। क्या देख लेना? लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये लेटर का फॉर्मेट देख लो, पहली चीज़ ये एक बात कि कैसा लेटर लिखा जाता है। कुछ नहीं समझना है तो उसमें एड्रेस दिया होगा, विषय दिया होगा, वो आपको लिखना है। एड्रेस विषय ये आपके पास होगा, ये आपको लिखना है वहाँ पर। कुछ नहीं समझना है तो फॉर्मेट लिख के छोड़ दो, ऊपर के फॉर्मेट पर भी कुछ मार्क्स मिल जाता है, समझना। और नीचे का कंटेंट में जो समझ आता है टूटी फूटी मराठी में लिख दो, ठीक है। इसके अलावा राइटिंग स्किल में जाहिरात लिखना है आपको, उससे रिलेटेड या तो कभी क्वेश्चन भी आ जाता है ना, तुमको या सीबीएसई को, याद नहीं है मेरे को। जाहिरात के नीचे क्वेश्चन होता है, कभी कभी शायद जाहिरात बनाने बोलता है, एडवर्टाइजमेंट। हाँ तो अगर उससे नीचे जाहिरात दिया है और नीचे क्वेश्चन आया है तो वो वाला छोड़ना मत, वो तो ज़रूर करना, बहुत आसान होता है वो। नवनीत उठाओ, जाहिरात, लेकिन जितना है सब प्रैक्टिस कर डालो, उसी में से आएगा। मतलब सेम टॉपिक नहीं होगा पर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इतना करने पर आप नहीं भी नहीं ना,
आप बुरी से बुरी हालत में ना 45 से 50 मराठी में पहुंच जाएंगे 80 में से। 20 तो आपको कहाँ से मिल रहे हैं? कुछ कितने हो गए? 70। समझ लो कि आपको हाँ 60-70 मार्क्स आपके हो रहे हैं। वैसे भी आप पूरा पढ़ के भी उतना ही लाते थे, तो ब्रीफ छोड़ के भी उतना ही ला रहे हो। दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है? थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लेना, पर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम रोज़ तो नहीं मिलने वाले, ठीक है ना? समझ में आई ये बात? ठीक है, ये तो मराठी के बारे में क्लियर कर लिया मैंने। अब मैं हिंदी के बारे में हर साल नहीं बोलता हूँ, इस साल भी नहीं बोलूँगा। मेरे को लगता है कि हिंदी के बारे में आप कुछ कर सकते हैं, इतने सफिशेंट है कि वो आपको समझ है उसकी, आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ हिस्ट्री पर और ज्योग्राफी पर, ठीक है? हिस्ट्री ज्योग्राफी करने की भाई क्या तैयारी और क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। हिस्ट्री में अगेन ऑब्जेक्टिव जो है वो टेक्सचुअल आना नहीं आना कंपल्सन नहीं है। टेक्सचुअल भी आ सकते हैं, नॉन टेक्सचुअल भी आ सकते हैं, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री के मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चे हिस्ट्री कर लेते हैं, याद करना है लिखना है जाके, ठीक है? उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। और इस साल हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी मिलाकर ही वैसे तो वैसे भी पास होते हो, ठीक है ना? मैंने एक वीडियो बीच में बनाई थी जिसमें बताया था कि पास होने का क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल गया है। सारे लैंग्वेज को मिलाकर पास होना है, मालूम है? ठीक है, अभी लाइट गई है, वरना मैं बताता वो भी, ठीक है ना? इंग्लिश हिंदी मराठी मिलाकर पास होना है, साइंस 1 साइंस 2 मिलाकर ही पास होते हैं वैसे तो, और क्या बोलते हैं मैथ्स अलजेब्रा ज्योमेट्री मिलाकर पास होते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज मिलाकर पास होना है, और वो भी दूसरा क्राइटेरिया भी था, पर अभी लाइट नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, पर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, देख लेना। पासिंग का क्राइटेरिया ये बार थोड़ा सा और आसान किया गया है, आप 25 मार्क लाकर भी पास हो सकते हो। हाँ, जो बहुत बच्चे को मालूम नहीं है ये, ठीक है ना? इस साल के लिए वो इसीलिए। अच्छा, तो हिस्ट्री में ये बात हो गई। हिस्ट्री के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है। दो चैप्टर आई थिंक ओमिट है ना, रिड्यूस है, 2 रिड्यूस है। तो कितने बचे अपने पास टोटल? कितने? 9 होते शायद, 7 बचे हैं, ठीक है ना? बस उसको उतना तो करना ही है आपको। हिस्ट्री ऐसा है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, उसमें कोताही मत करो पढ़ने में। ज्योग्राफी पर आता हूँ। ज्योग्राफी 40 मार्क का आता है, सभी को मालूम है? ज्योग्राफी कितने लोगों को बहुत हार्ड जा रहा है? नहीं जा रहा? पेपर की एक बहुत सिंपल सी बात है एनालाइज करना। 40 में से 32 मार्क का 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ज्योग्राफी के पेपर में। गिने नहीं ना? काफ़ी लोग नहीं गिने, नहीं मालूम है। 32 मार्क का ऑब्जेक्टिव, लास्ट का जो 8 मार्क है ना, उसी में बड़ा आंसर है, बाकी सब तो छोटे छोटे आंसर। और क्या है? मैप, ग्राफ, फिलअप्स, मैचअप्स, यही सब है। गिव रीजन, यानी कि अगर आप ज्योग्राफी अगर आपका नहीं हुआ है पढ़ के ना, तो आप एक भी बड़ा आंसर मत पढ़ो, तो भी आपके 32 मार्क्स आएंगे। सिर्फ आप मैप, ग्राफ ये सब पे खेलो छोटे बात पर, तब भी आने वाले। 32 मार्क बहुत अच्छा स्कोर होता है अगर आपने एक भी ब्रीफ नहीं पढ़ा। पेपर पैटर्न इतना आसान है, एनालाइज नहीं किया अभी तक। मैप एक भी मत छोड़ना ज्योग्राफी के लिए, ग्राफ एक भी मत छोड़ना, सबसे आसान चीज़ है। फिलअप मैचअप छोड़ने वाली क्या बात है? 21 उठाओ, बाकी बुक्स उठाओ, पढ़ के चले आओ। कितना टाइम लगता है फिलअप मैचअप याद करने में? 32 मार्क्स। अरे आपका परसेंटेज कितना ऊपर जाएगा अगर आपने ये सारी रिलेवेंट चीज़ें कर ली तो, है ना? एकदम शूटअप होगा परसेंटेज आपके लिए। तो ये ज्योग्राफी की बात होगी। अब आता हूँ मैं मैथ्स पर। मेरे को लगता है कि इस साल के अलजेब्रा के लिए इससे आसान का साल कोई नहीं। अलजेब्रा में बहुत ही कम चैप्टर है, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स वैसे ही निकाल दिया गया है। अब आपके पास चैप्टर्स जो बचे वो काफ़ी आसान चैप्टर्स हैं करने के लिए अलजेब्रा में, ठीक है ना? आपका 5 मार्क का भी क्वेश्चन पेपर ओवरऑल आसान रहने वाला है, तो अलजेब्रा में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती है कि मैं आपको बताऊं। स्टिल मैं आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का, तब पूछ लेना अगर कोई सवाल हो तो। इसके अलावा ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री को लेकर एक चैप्टर को लेकर बड़ी सनसनी है बच्चों में, सर्कल को लेकर। हमें सर्कल कराया नहीं, पक्का टीचर को नहीं आता होगा, इससे नहीं आता होगा इसलिए नहीं करा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, 2 बातें बता दूं सर्कल के बारे में। पहली बात, पेपर को एनालाइज करोगे, पेपर को अगर एनालाइज करते हो तो सर्कल छोड़ के भी पूरा पेपर लिख सकते हो। सर्कल छोड़ भी दोगे तो भी पूरा पेपर हो जाएगा, ये याद रखना बात को। रिड्यूस सिलेबस का वेटेज है, 2 चैप्टर निकल गए ना ज्योमेट्री से भी, तो चैप्टर का वेटेज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हर चैप्टर में मार्क्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। रिड्यूस सिलेबस वाला वेटेज होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है ना? तो भेज दूंगा, अगर नहीं है तो वो भी बता दूंगा। वो अवेलेबल नहीं है, 21 में नहीं है, मतलब ऑफिशियली वेटेज नहीं है। हमने कहाँ से वेटेज लाया? सितंबर 2021 में बोर्ड वालों ने पेपर बनाया था रिड्यूस सिलेबस पे, जो कि कंडक्ट नहीं हुआ, तो उसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, तो हमने उसमें से मार्क्स काउंट करके वेटेज लिखा है। वेटेज कहीं अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पर सर्च करोगे नहीं मिलेगा, तो भेज दूंगा वो, ठीक है? आप सुनो, सर्कल छोड़ दो। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं। पहला कौन सा है? सिमिलैरिटी,
फिर कौन सा है पाइथागोरस, फिर कंस्ट्रक्शन, सर्कल छोड़ दो, जो करने वाले चैप्टर वो बोलो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सर्कल है, ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें से मस्ट डू चैप्टर जिनका ज्योमेट्री वीक है, मस्ट डू चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? एक एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्री मस्ट डू चैप्टर है, हार्ड नहीं लगनी चाहिए, प्रैक्टिस करो हो जाएगा। वो मिथ है जिनको हार्ड लग रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री मिथ है। एक ही एक्सरसाइज आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज, बस चैप्टर हो जाएगा। ओवरऑल चैप्टर का वेटेज बढ़ता है ना, तो चैप्टर मत छोड़ो एक एक्सरसाइज के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री करो, ये कर लो। हाँ, अब इस पर आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन में कई बच्चों को वो पहली एक्सरसाइज के वो सेकंड टाइप वाले सम नहीं आते, जहाँ 2 ट्राइंगल जॉइन होके बनता है। थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देखो और टीचर से सीखो थोड़ा जाके। छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, जो नहीं बोल रहा ना छोड़ने वाला मत छोड़ना। वो ट्राइंगल बनाना सीखो, किसी के पास बैठ कर सीखो। मेरे को वक्त मिला तो मैं सिखा दूंगा, पर सीखना तो है आपको। वो वाला मत छोड़ना। कंस्ट्रक्शन में से एक भी तरह का मत सम छोड़ना आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेप्स अपने आप याद होते हैं। कंस्ट्रक्शन छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलैरिटी पहले से प्रैक्टिस किया तो करो, नहीं किया तो रख दो। बाकी जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है वो प्रॉब्लम सेट पे ध्यान दें और सैम्पल पेपर में से 5 मार्क वाले क्वेश्चन करें। जिनका मैथ्स मॉडरेट है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी जो अभी बताई, तो उसको याद रखना है। तो ये ओवरऑल अच्छा बच गया इंग्लिश, लास्ट हमारा बच गया इंग्लिश। इंग्लिश में से मस्ट, एकदम मस्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, जो ज़रूर आपको करनी है, एप्रिसिएशन, ये आपको करना ही है क्योंकि वो आने ही वाला है 10 मार्क का, कंफर्म है, तो उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं आप। तो 10 मार्क का आप एप्रिसिएशन तो देखेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। 5 मार्क का तो वो तो आप करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे आप। राइटिंग स्किल्स की जहाँ तक बात है, वो बुक आती है कंपोजिशन की जिसमें एक्सपांशन ऑफ आइडिया ये सारी चीज़ें लिखी होती है, बराबर है, वो देख लेना। उसमें से देख लोगे तो अच्छे से आ जाएगा। मैं कुछ टॉपिक्स आपको ग्रुप पर भेजूंगा। अक्सर राइटिंग स्किल लेटेस्ट पर आती है। इस साल के जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या थे, लॉकडाउन, कोरोना, ऑनलाइन स्कूल, ये सब पर इंटरनेट से पढ़ के आना है क्योंकि वो बनाने वाला क्या देगा राइटिंग स्किल में, महात्मा गांधी का थोड़ी ना देगा अभी, है ना। अभी वॉर हो रही है, वॉर के बारे में आ सकता है, वॉर से रिलेटेड आ सकता है, वायरस से रिलेटेड आ सकता है, पेंडेमिक क्या होता है उससे रिलेटेड आ सकता है, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो राइटिंग स्किल में इंग्लिश के खासकर लेटेस्ट राइटिंग स्किल्स पढ़ें, इंटरनेट पर जाएं, लेटेस्ट राइटिंग स्किल्स देखें, तो उसमें से हो सकता है। तो ये एक बात होगी, बस कुछ देर और फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। टाइम हुआ नहीं वैसे, पर मैं छोड़ दूंगा। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, इंग्लिश का जो स्टार्टिंग का जो ग्रामर आता है ना, तो उसमें 3 लेवल होते हैं। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है ना, पहले पेज पे क्वेश्चन पेपर में इजी वाला होता है, फिर डिफिकल्ट होता है, फिर मोर डिफिकल्ट वाला यानी चैलेंजिंग होता है। स्टार्टिंग का जो 2 हिस्सा है ना ग्रामर का, वो ज़रूर करके आना। सबसे आसान ग्रामर है, वो छोड़ना ही नहीं। वो ग्रामर कम, वोकैबुलरी ज़्यादा है। इंग्लिश के पेपर के स्टार्टिंग के 2 पार्ट वो ज़रूर आने चाहिए, याद रखो, उसको छोड़ने का नहीं है, ठीक है। बाकी उसमें फिर पैसेज है, पैसेज आप पर डिपेंड करता है आपको कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये ओवरऑल बातें नहीं उसमें। अब आपके मन में, क्योंकि हमें थोड़ा सेशन एक्सटेंड करना था पर हम नहीं कर पाएंगे, क्या पता अब लाइट आती है या नहीं आती। आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सारे पॉइंट हमारी तरफ से बता देते हैं हम सारे पॉइंट हमारी तरफ से। कभी कभी एक बच्चे का सवाल जो है सारे बच्चों को आंसर कर देता है। तो आपके मन में कोई सवाल है तो हाथ उठाओ और पूछ लो, ज़्यादा सोचो मत। छोटा भी हो सकता है, रिलेवेंट इररिलेवेंट भी सवाल हो सकता है। आपको कोई सवाल है तो पूछ लो हमें अभी। हाँ, कौन सा है 3rd चैप्टर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, तो एपी नहीं समझता, देखो अभी उसके अंदर है ना, अगर नहीं समझता है ना एपी, तो उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ है ना स्टार्टिंग एक्सरसाइज कर लो, पहली वाली और आखिरी वाली कर लो, क्योंकि उसमें से आता है। आखिरी वाली में वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें TNSN मालूम पड़ जाता है। फर्स्ट और लास्ट कर लो, बाकी बीच के कन्फ्यूजन है तो उसको रहने देना। कोई सवाल है और तो पूछ लो। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की बुक आई। हाँ, हाँ, ये एक बात बता दूँ, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आते थे यहाँ से ऑनलाइन से, ठीक है। वो यूट्यूब पे भी कमेंट में कोई ना कोई पूछ लेता था या मैसेज करके कि सर ये इसका क्या चक्कर है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक मिला है, पढ़ने का क्या, कितना आएगा कितना नहीं आएगा। वो एक प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से ही आएगा और कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से नहीं आएगा। ये आपके एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा है, मतलब अभी बच्चे ज़िद कर रहे थे भाई कुछ करो, महाराष्ट्र बोर्ड हमारे लिए कुछ करो, तो उन्होंने आपके हाथ में खिलौना रख दिया, बोले ये ले लो। ऐसा कोई वो नहीं है उसमें से। अगर आपके पास टाइम, पहले सब पढ़ लो,
सारा पेपर दे दो, अगर टाइम बचता है तो वो करना, सिर्फ उस पर सोलली डिपेंड होकर मत जाना कि और उसमें कोई कम क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट में हम चले आएंगे तो नहीं होने वाला, उसमें कम भी क्वेश्चन नहीं है। जो इन बच्चों को लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, खाली क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मोर क्वेश्चन सही रहेगा, अगर और क्वेश्चन आएंगे तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, रिलेवेंट। गर्मी में तो मैं किसी को नहीं बैठना है, वो तो बात है। और ऐसा नहीं है, आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हो जब हो जाएगा, किसी को और कुछ पूछना, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, मन में मत रखो, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, हम लोग दोनों साइड करते हैं ना, मतलब हाँ, मार्क्स नहीं कटेंगे, मतलब क्योंकि हाँ, हाँ, दोनों साइड ही करना पड़ता है उसके। और इन द टेक्स्ट बुक आल्सो मतलब हाँ रहता है, ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, मार्क्स कटिंग ही नहीं। अगर जैसे मैंने डायग्राम के बारे में आपको बताया है, इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को पहले भी पूछा था, एक साइड दोनों साइड भी कर सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे, वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, वैसे किया जाता है। अगर दोनों साइड कहीं पे लगेगा कि कोई चीज़ दूसरी साइड है तब तो लेबल करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। हाँ, कोई सवाल? बस कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हो। गर्मी हो रही है, बैठाने अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी है मुझे भी, आप बाद में भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है, पर अभी पूछ लोगे तो अच्छा है कि दूसरों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए रहेंगे, इसीलिए हमने आपका नंबर लिया है। सर कंस्ट्रक्शन में एनालिस लिखना रहता है कि नहीं? क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन में एनालिस इंफॉर्मेशन कैसे ड्रॉ किया? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं लिखना है, CBSE में लिखना होता है, महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं। कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स नहीं लिखना होता है, आपने बना दिया, गोला बना दिया और एक गोला बना दिया, ज्वाइन कर दिया, आपको स्टेप्स नहीं लिखने हैं उसमें, नहीं स्टेप्स नहीं लिखने हैं। कंक्लूजन रहता है लास्ट में, अगर पूछा है तो लिखना पड़ेगा, तब रफ फिगर ज़रूरी है, नेमिंग ज़रूरी। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? पूछ रहे थे? बस ऑल डन। सर पेपर रीचेकिंग के लिए कैसे? पेपर रीचेकिंग के लिए देना है तो उसके लिए फिर वो वाशी जाना पड़ता है, वहाँ पर वो कुछ 100 रुपये या 150 रुपये का एक फॉर्म होता है, वो भरा जाता है। उसके 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अपने फ़ोटोकॉपी यानी कि ज़ेरॉक्स उससे मांग लेते हो पेपर का, वो रीचेक नहीं होता पर आप मांग लेते हो, और दूसरा होता है कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो रीचेकिंग फिर होती है। कभी कभी होता है कि आपका पेपर आपकी स्कूल टीचर ही रीचेक करती है, ऐसा है, पर वो वर्स्ट केस सिनेरियो में होता है। और मेरे केस में हमने हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो हमारी बात नहीं सुनते थे, हम उनको बोलते थे अपने उनसे आंसर मत लिखो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनसे लिखे, फिर मार्क्स नहीं आए। फिर मैं कई बच्चों का रीचेकिंग कराने तो मैं खुद गया हूँ अपने बच्चों को लेकर, वाशी में खुद गया हूँ लेकर अपने बच्चों को, क्योंकि वो फिर एकदम अनईजी हो जाते हैं, रो रो के बेहाल हो जाते हैं कि हमारा मार्क्स नहीं आया, पर उसका कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आता, बहुत रेयर केस में होता है। मतलब उनको 70 मिला है, वो सोच रहे रीचेकिंग के बाद 90 मिल जाएगा, रेयरेस्ट और रेयर केस में होता है। 2 मार्क बढ़ सकता है, 2 मार्क कम हो सकता है, इतना फ़र्क आता है रीचेकिंग में, मेजरली मेजॉरिटी केसेस में तो यही होता है। कम भी हो जाता है? हाँ, कम भी होता है, कम भी होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने तो 90 का लिखा है, 60 ही मिला है, तब डालो, रीचेकिंग में बढ़ेगा। आपको लगता है कि 75 मिलना चाहिए था, 70 मिला तो मत डालो, वो फिर कोई पॉइंट नहीं, वो करते हैं बच्चे, तो वो एक चीज़ है उसके लिए, ठीक है। और कुछ पूछना है? डन। हाँ हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि आंसर रिलेवेंट होना चाहिए। उसको क्या मालूम पेपर चेक करने वाले को आपने कौन सा पब्लिकेशन का आंसर लिखा है, आंसर रिलेवेंट टू दी पॉइंट होगा तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर मैंने पूछ लिया भाई होमोलोगस सीरीज़ को एक्सप्लेन करो और आप 2 पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं किए उसको ना, तो आपका आंसर पूरा तो नहीं हुआ है। आपको 2 पॉइंट अगर आप बोल रहे हो ना तो होमोलोगस सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन भी तो करना है, तो आप किसी भी पब्लिकेशन का लिखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, मिलेगा आपको मार्क, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में नवनीत वाले थोड़ी ना स्पॉन्सर करते हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, हॉल टिकट अगर आपको मिली है तो उसका एक ज़ेरॉक्स आप अपने टीचर को दें, एक अपने पास रखें। इन केस कभी कुछ गुम जाता है, कुछ होता है, तो आपके टीचर के पास एक होना चाहिए, एटलीस्ट व्हाट्सएप पे भेज देना उनको, ठीक है, कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैं अपने सारे बच्चों का लेकर रखता हूँ, क्योंकि इन केस कभी कुछ, वैसे तो अब स्कूल का प्रिंसिपल निकाल के दे देते हैं, फिर भी लेके आपको उसको रखना है, ठीक है। मैं ज़्यादा देर रुकाऊंगा नहीं क्योंकि लाइट नहीं है, हालांकि 2 बजे तक था, मुझे कुछ और बातें भी बतानी थी, बट वो 2 बजे तक का सेशन था और मैं 2 बजे ही छोड़ता, पर अब सर कोई बात नहीं, इतनी जल्दी चल जाए, बाकी लोग का मुझे नहीं पता, ठीक है।
अच्छा ठीक है, एक और बात है, ठीक है ना, अगर किसी बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो बता देना है, कुछ कर तो नहीं सकते। आपको पानी आनी चाहिए तो पानी दे सकता हूँ मैं, पानी रखा हुआ है। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। वीडियो पॉज कर दो। इंडिया के प्रेसिडेंट लिखते हैं, रेड से टीचर, तो ये दोनों आप नहीं हैं अभी, तो आपके पास ब्लू है या ब्लैक पेन है। जेल पेन या बॉल पेन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जेल को सस्टेन कर पाते हो, स्टेन्स नहीं आ पाएंगे, और आप कर सकते हो तो वो कर लो, ठीक है। और पेपर के लिए पेन को अब फिक्स कर लो कि कौन सी पेन से लिखने वाले हो। उस पेन की कम से कम 5 कॉपीज़ लेकर जाना पेन की। एक अपना पाउच बना लो या कुछ कर लो। ये जैसे सिपाही होता है उसकी सारी चीज़ें तैयार होती है, बच्चे की भी सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। आपका राइटिंग पैड, सारी चीज़ें, बाकी सारा का सारा रेडी होना चाहिए आपके पास। ये बात को याद रखना, ठीक है। और एग्ज़ाम जब लिखने आप जाएंगे, इसमें एक छोटी सी बात है, वो हमें लगती है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एक टाइम टेबल अब बना लो 15 दिन का, पढ़ने का टाइम टेबल बना लो। एटलीस्ट टाइम टेबल इतना बना लो कि कौन से टाइम पर उठोगे, कौन से टाइम पर सोओगे, ताकि एग्ज़ाम्स के टाइम पर रिवीजन में तुमको वो ना हो। 1 मिनट आवाज़ कम, वहाँ पर आवाज़ कम कर लो। तो हाँ, तो ये याद रखो कि एक पर्टिकुलर टाइम बना लो। क्यों? आपका पेपर कितने बजे का है? 10 हाँ, वही सपोज़ कर लो, यानी कि आप घर से 9 बजे तैयार हो जाएंगे और पहुंच जाएंगे वहाँ पर, बराबर। 9 साढ़े 9 आप तैयार होके पहुंचने वाले, ये तो बात है। तो और आप आएंगे कितने बजे? 2 बजे। तो अपने आप को अभी, अगर आप प्रैक्टिस पेपर देने वाले हो ना घर पे, तो ये टाइम में दोगे, 10 से 2 में घर पे बैठ के। क्यों? और आदत हो जाएगी कि यही टाइम पे पेपर देना। और अगर घर पे बैठ के पेपर दे रहे हो तो 10 से 2 में उठेंगे नहीं, बैठे ही रहेंगे। वॉच होना चाहिए हाथ में, पानी होना चाहिए, अपना पानी लेकर जाना, पानी की बोतल होनी चाहिए, और बार बार बीच बीच में अपने आप को हाइड्रेट करना, पेपर के लिए पीते रहना पानी। हाँ, ये आपको, ये छोटी बातें हैं पर एट ए स्टेज ये बड़ी होती हैं और इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यही टाइम पे पेपर लिखना। अगर टेस्ट दे रहे हो अभी बीच में, तो इसी टाइम पर टेस्ट देना, ये बात याद रखो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब से कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रिवीजन का टाइम है, लास्ट के 15 दिन बचे हैं। अब कोई नया चीज़ नहीं पढ़ा कोई। अभी कोई ये मेरे को ना बोलते हैं कि सर सर्कल कर लेते ना, आप सर्कल सिखा दो। अब से कोई नई चीज़ ना करे, रिवाइज़ करा लो, टीचर से चल जाएगा। नहीं पढ़ाए छोड़ देना, मत पढ़ना, छोड़ दो उसको। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको रिलेवेंट चीज़ें उस ग्रुप पर फॉरवर्ड की जाएगी। जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ बच्चे जो थे वो रिवीजन के लिए आ रहे थे, तो उस ग्रुप में मैंने बाकी बच्चों को नहीं ऐड किया, क्योंकि आगे वो रिवीजन के लिए आएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उनको ऐड नहीं किया था। तो ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। बस मेरे एंड से मुझे ये सारी बातें ही आपको बतानी थी, और हमें थोड़ी बहुत चीज़ें करनी थी। अगर लाइट होती तो हम वो करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट आपके लिए है। जाते हो खाली इतनी बात का ख्याल रखें कि एक एक लाइन जाए, और कचरा वचरा यहाँ ना फेंके। अगर हो तो रूम में फेंक दें, डस्टबिन वहाँ है, या डस्टबिन हम बाहर रख देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता निकल जाए, नीचे गर्दी ना जमा करें। और आप में से हमको किसी से बात करनी है किसी को, तो वो कुछ देर रुक के मुझसे बात कर सकता है। मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, आप बात करके जा सकते हैं। फ़ोन नंबर मेरा है। मैं थोड़ा सा बिज़ी आदमी रहता हूँ, तो मैं फ़ोन वोन ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ, या मैसेज पे ज़्यादा बात कर लेता हूँ। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये इसको याद रख लेना, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, आए आप, ठीक है। चलो लेट्स कॉल इट अ डे। वो हाँ 1 मिनट, हाँ दिखाता हूँ मैं बाहर। ये वायर को पीछे पहले भेज देंगे।